दिल्ली में एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। नेपसराय इलाके में माता पिता और बेटी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो ये देखिए उस परिवार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नेपसराय की घटना है जहां मां पिता और बेटी की हत्या का मामला सामने आया है। एक साथ 3 लोगों का मर्डर किया गया है। हत्या के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए अब कोशिशें भी तेज कर दी गई है। पुलिस की ओर से तलाश में जुटी हुई है पुलिस। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक से बात करते हैं। विवेक, एक साथ परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है, आरोपी मौके से फरार हो गए। क्या आसपास के लोगों ने, रिश्तेदार ने कुछ बताया है किसने हत्या की है? अभी तक क्या जानकारी मिली है? देखिए, पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस को आज सुबह जानकारी मिली कि घर के अंदर बाप, बेटी और मां की हत्या कर दी गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की मौके पर पहुंची और वहां पर जो मृतक है उसकी पहचान राजेश, मां कोमल और बेटी कविता की हुई है। और पुलिस को जाके पता चला कि जो बेटा है वो मॉर्निंग वॉक के लिए गया था। जब ठीक है विवेक, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो देखिए घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रही है। वही घर है जहां एक साथ एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। और अब खबर संभल से जुड़ी हुई। आज संभल जाएंगे राहुल और प्रियंका गांधी। जी हां, यूपी के सभी कांग्रेस सांसद भी उनके साथ जाएंगे। राहुल गांधी हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। 4 जिलों के अधिकारियों को संभल के डीएम ने चिट्ठी लिखी और संभल डीएम ने लिखा राहुल को सीमा में आने से रोकें। तो आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और साथ ही कांग्रेस के तमाम सांसद जो उत्तर प्रदेश से हैं वो जाएंगे संभल। उसको लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट नजर आ रहा है। 4 जिलों के डीएम को पत्र लिखा गया है संभल डीएम की तरफ से। और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस सांसदों के साथ आज संभल का दौरा कर सकते हैं। प्रियंका गांधी भी राहुल के साथ संभल का दौरा कर सकती हैं। राहुल के संभावित दौरे को लेकर संभल प्रशासन अलर्ट पर है। संभल के डीएम राजेंद्र पैसिया ने राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर पड़ोसी 4 जिलों के आला अधिकारियों को चिट्ठी भी लिखी है। आपको बता दें कि संभल में फिलहाल धारा 163 लागू है। साथ ही किसी राजनीतिक शख्स के आने पर रोक लगी हुई है। और गाजीपुर में राहुल गांधी को रोकने की तैयारी। गाजीपुर में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है और इसी रास्ते संभल जाएंगे राहुल गांधी। उसके पहले ही यहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। तो जैसा कि हमने आपको बताया भी कि संभल के डीएम ने 4 जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है और ये कहा है कि संभल जाने के लिए जो भी नेता आ रहे हैं उनको रोका जाए, उसमें मदद की जाए। इस बीच देखिए खबर ये सामने आ रही कि गाजीपुर में राहुल गांधी को रोकने की तैयारी नजर आई है। गाजीपुर में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है। इसी रास्ते से राहुल गांधी को संभल की तरफ कूच करना है। तो ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश दिल्ली बॉर्डर जहां से राहुल गांधी संभल की तरफ कूच करेंगे उसके पहले ही यहां पर पुलिस की बैरिकेडिंग लगा दी गई है, ब्लॉक किया है, क्योंकि दिल्ली से उत्तर प्रदेश में यहीं से एंट्री होगी। और ये जो जानकारी मिल रही है कि यहीं से राहुल गांधी संभल की तरफ रवाना होंगे, तो उसको देखते हुए पहले से ही यहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पुलिस के अधिकारी और पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं। और कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन शामिल होगा अब ये भी जान लेते हैं। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी, अमेठी से सांसद किशोरीलाल शर्मा हैं, वहीं बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया है, सीतापुर से सांसद राकेश राठौर, सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद, इलाहाबाद से सांसद उज्जवल रमन सिंह। तो देखिए कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में ये वो चेहरे हैं जो शामिल हैं। और गाजीपुर बॉर्डर पर क्या तैयारियां हैं, देखिए रजनीश रंजन की रिपोर्ट। संभल की घटना के बाद पीड़ित परिजनों से मिलने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा आज संभल जाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन ने वहां पर निषेधाज्ञा लागू किया है और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को वहां पर जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा संभल जाने की तैयारी कर चुके हैं और इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर जो यूपी गेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो पुलिस फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय किया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और कोशिश ये प्रशासन की ओर से की जा रही है
कि पॉलिटिकल लोगों को संभल न जाने दिया जाए, क्योंकि 10 दिसंबर तक वहां पर निषेधाज्ञा लागू किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम जो लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर आने लगे हैं और ये बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इसी गाजीपुर से होते हुए संभल जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पुलिस और प्रशासन की जिस तरीके से तैयारी है, ऐसा लगता नहीं है कि उन्हें संभल जाने दिया जाएगा। शनिवार को समाजवादी पार्टी के 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को भी संभल पहुंचना था, लेकिन उन्हें भी वहां जाने से रोक दिया गया था। तो ये कहा जा सकता है कि पुलिस जो है वो पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से दिखाई दे रही है और पॉलिटिकल लोगों को वहाँ पर जाने से रोका जाएगा। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक जाम की बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि तमाम गाड़ियों की जो स्पीड है वो यहाँ पर काफ़ी कम हो गई है बैरिकेड की वजह से, और पुलिस गाड़ियों को देख भी रही है कि किसी गाड़ी में पॉलिटिकल लोग ना हो। इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि यहाँ से लेके काफ़ी पीछे तक ट्रैफिक जाम यहाँ पर लगा हुआ है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर मुरादाबाद के कमिश्नर और संभल के एसएसपी ने क्या कहा है, अब आपको उनका बयान सुनवाते हैं। जिम्मेदार लोग हैं, इसमें हमारी इस बात को समझेंगे, ऐसी हम उम्मीद भी करते हैं और इसलिए रिक्वेस्ट की जा रही है माननीय नेता विपक्ष से भी। प्रशासन लगातार बातचीत कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि अभी अपना प्लान जो भी है वो कैंसिल कर दें। जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे अनुरोध किया गया है कि 10 तारीख तक वो जनपद संभल ना आए तो अच्छा रहेगा। इसके लिए उनको संदेश भी पहुंचाया गया है और 163 BNSS जो जनपद संभल में लागू है उसके बारे में अवगत कराया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो संभल की जो शांति व्यवस्था है उसको मेंटेन करने में हम लोगों का सहयोग करेंगे। और संभल के डीएम राजेंद्र पैंसिया ने राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर पड़ोसी 4 जिलों के अधिकारियों को चिट्ठी लिखी है और क्या लिखा गया वो हम आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर, अमरोहा, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के अधिकारियों को यह पत्र लिखा गया है। अपने जिले की सीमा पर ही रोकने के लिए कहा गया है। डीएम संभल ने पड़ोसी जिलों के अधिकारियों से कहा है कि वे राहुल गांधी की संभल आने की गतिविधियों पर सतर्क निगाह रखें। संभल जिले में फिलहाल धारा 163 लागू है। किसी भी बाहरी शख्स के संभल आने पर रोक है। राहुल को जिले की सीमा में ही रोका जाए, ये इस पत्र में आग्रह किया गया है। शिवांग माथुर हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे चलते हैं उनके पास। शिवांग, क्या तैयारी है अगर प्रशासन की सीधे तौर पर देखा जाए? पत्र लिखे जा रहे हैं, 163 संभल में लागू है। राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम सांसद प्रियंका गांधी के साथ संभल कूच करने पर अड़े हुए हैं, तो क्या तैयारी है उनको रोकने के लिए और कांग्रेस के नेताओं की क्या तैयारी है संभल जाने के लिए? बिल्कुल रवि, देखिए संभल के जो डीएम हैं उन्होंने ये बात कल ही रात को स्पष्ट कर दी थी और राहुल गांधी से दरख्वास्त भी की है यहाँ के प्रशासन ने कि वो यहाँ जो दौरा करना चाहते हैं उसको रद्द कर दे, क्योंकि 10 दिसंबर तक यहाँ किसी बाहरी आदमी को या राजनीतिक दल को आने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा सकती। यहाँ के जो हालात हैं वो धीरे धीरे अब सामान्य हो रहे हैं और उन हालातों पर काबू बनाए रखने के लिए प्रशासन और सरकार चाहती है कि कोई भी राजनीतिक दल संभल में दौरा ना करे। हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस के बाकी सांसद और प्रियंका गांधी ये चाहते हैं कि जो 5 लोगों की मौत इस पूरे इंसिडेंट में हुई उनके परिवार वालों से वो आके मुलाकात करें। संभल की अगर हम बात करें तो संभल में आज जगह जगह जो है पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात रहेगी, लेकिन राहुल गांधी के लिए और बाकी सांसदों के लिए जो यहाँ आना चाहते हैं और खासतौर पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए संभल पहुँचना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि चाहे गाजियाबाद हो, बुलंदशहर हो, अमरोहा हो या गौतम बुद्ध नगर हो, दिल्ली से जब आप निकलेंगे तो यूपी गेट पे ही राहुल गांधी को जो है और गाजीपुर पे रोकने की कड़ी व्यवस्था की गई है। जिस तरीके से रजनीश भी दिखा रहे थे तस्वीरों के अंदर, अभी हम दिल्ली से ही होते हुए संभल पहुंचे हैं और हर जगह मल्टी लेयर बैरिकेडिंग जो है, मल्टी लेवल बैरिकेडिंग की गई है और इसीलिए भारी पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था है। बिल्कुल शिवांग, जिस तरीके की तैयारियां हैं सुरक्षा के लिहाज से, लग नहीं रहा कि कांग्रेस का ये डेलीगेशन संभल पहुंच पाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है, नजर आप बनाए रखिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। राहुल के संभल दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी कैसे हो रही है, आपको बयान सुनवाते हैं। 163 में या 144 जो पहले धारा थी उसमें 5 लोग जा सकते थे। मुझे लगता है कि प्रशासन को 5 लोगों को, राहुल जी को समेत 5 लोगों को जाने देना चाहिए और वहाँ जाकर जो अत्याचार अन्याय इस सरकार ने किया है, इस सरकार की जो कमियां हैं ये बाहर आएंगी, जनता जानेगी, जनता को बताया जाएगा कि किस तरीके से वहाँ अत्याचार अन्याय किया जा रहा है और किया गया है।
जो हत्याएं हुई हैं ये सरकार के द्वारा प्रायोजित हैं और पुलिस के द्वारा ये उनकी हत्याएं की गई हैं और अत्याचार किया जा रहा है। संभल में लोगों को जाने नहीं देंगे, हाउस में पिछले 6 दिन से बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। आखिर संभल के लोगों का गुनाह क्या है? 2750 लोगों पे मुकदमे हैं, 5 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, दर्जनों लोग घायल पड़े हैं। आखिर उनका दर्द कौन सुनेगा? पूरे देश में पिछले 10 साल से नफरत के बाजार खोलने की एक होड़ मची हुई है संघ और उनके संगठनों में। जहां देखो, वो मणिपुर हो या उत्तर प्रदेश हो या असम हो या बंगाल हो, जहां देखो वहां ये नफरत के बाजार धनाधन खोलते चले जा रहे हैं। और एक ऐसा आदमी, एक ऐसा शख्स जो 4000 किलोमीटर पैदल चला सिर्फ और सिर्फ इस देश के जख्म पर मरहम लगाने के लिए, इस देश में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए, राहुल गांधी, इस नाम से ये लोग कांपते हैं। नेता प्रतिपक्ष है लेकिन व्यवहार शायद गैर जिम्मेदाराना है। अगर उत्तर प्रदेश में एक संभल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, वहाँ की सरकार और प्रशासन वहाँ की स्थिति को सामान्य करने में और उस बहाली में लगी हुई है, तो क्या इस समय जब भी सभी पार्टी के नेताओं को कहा जा रहा है कि वहाँ आप न जाएं और वहाँ पे शांति हो गई है, जिस तरह से वहाँ पे सामान्य जीवन हो गया, लोगों में आपस में एक कॉर्डियल रिलेशंस कायम हो गया, तो आखिर क्यों जाना चाहते हैं? वो अपनी हार को नहीं पचा पा रही है। कांग्रेस क्योंकि लोगों ने नकार दिया है और कांग्रेस इस प्रकार के लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा करके अव्यवस्था करना चाहती है। राहुल गांधी जी तो जब भी कहीं निकलते हैं वो प्रयास करते हैं कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत की सभ्यता, भारत की पीस, भारत का आपस का भाईचारा, भारत के संविधान, भारत के लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा हो। तो अब में क्या दिक्कत है? और देखिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। कुमार विक्रांत हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर से जुड़े हुए हैं और साथ ही रजनीश भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रजनीश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। रजनीश, हमने देखा कि संभल में जो हिंसा हुई उसके बाद कई तरीके की पाबंदियां लगाई गई, जिसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाना चाह रहा था, उन्हें रोका गया। कांग्रेस के भी कई नेता जाना चाह रहे थे, उन्हें भी रोका गया। और अब तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को भी रोका जा रहा है। क्या बताया गया है अधिकारियों की ओर से कि आखिर कब तक ये पाबंदी रहेगी? क्योंकि कांग्रेस तो अब अड़ा हुआ है कि हम संभल जाएंगे, वहां के लोगों से मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए संभल प्रशासन ने 10 तारीख तक निषेधाज्ञा लागू किया है, यानी 10 दिसंबर तक कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी से जुड़ा व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके जाने से वहां कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है, ऐसे तमाम लोगों के वहां घुसने पर पाबंदी लगी हुई है। जो जानकारी कांग्रेस पार्टी की ओर से दी गई थी कि 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में संभल पहुंच जाएंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पे आप जो बंदोबस्त यहाँ पर पुलिस का देख रहे हैं, जिस तरीके से बैरिकेड लगाए गए हैं और लगातार पुलिस बलों की तैनाती यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आ चुके हैं और ऐसा लगता नहीं है कि इस जगह से आगे इन्हें जाने दिया जाएगा, क्योंकि कल रात को संभल के डीएम ने भी जो नज़दीकी जिले हैं उनके डीएम को चिट्ठी लिख दी है और उनसे कहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है, इसलिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को वो दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर ही रोक दें। तो ये दिल्ली गेट है, यहाँ से अगर आगे जाएंगे तो वो यूपी में एंटर कर जाएंगे, लेकिन इसी गेट पे, बॉर्डर पे पुलिस ने ज़बरदस्त यहाँ पर पहरा लगाया हुआ है और पूरा जो पीछे तक अगर आप देख पाएँ कैमरे में तो काफ़ी दूर तक जाम भी लगा हुआ है। तमाम गाड़ियों को पुलिस बहुत बारीकी से देख रही है कि कहीं कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोग या किसी राजनीतिक दल से जुड़े लोग आगे जाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि अगले आधे से 1 घंटे के बीच में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता यहाँ पर आएंगे और पुलिस उनके साथ बातचीत करेगी, उनको समझाने की कोशिश करेगी, उन्हें वापस जाने के लिए कहेगी। लेकिन कांग्रेस के कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर अगर टकराव की स्थिति भी होती है तो उसके लिए भी वो तैयार है, लेकिन संभल जाने की बिल्कुल। तो एक तरफ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं की तैयारी, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की तैयारी। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि आखिर वहां पर अभी क्या स्थिति है। थोड़ी देर में कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे राहुल गांधी, ये भी जानकारी सामने आ रही है। प्रियंका गांधी भी कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगी। पार्टी दफ्तर से संभल के लिए रवाना होंगे राहुल और प्रियंका। साथ ही जैसा कि हमने बताया आपको कि उत्तर प्रदेश के सांसद भी इनके साथ रवाना होंगे। सीधे एआईसीसी दफ्तर चलते हैं, जहां पर कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुमार,
एक तो तैयारी हमने दिखाई सबको कि गाजीपुर पे क्या तैयारी है, ऐसा लग रहा है कि प्रशासन जाने नहीं देगा राहुल, प्रियंका और कांग्रेस के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को। कोई ऑल्टरनेटिव भी सोचा जा रहा है क्या, या फिर एकदम तय है कि कूच करना है और आगे बढ़ना है? देखिए, इस वक्त मैं 10 जनपद पर हूं, जहां आप देख सकते हैं पीछे गाड़ी लग चुकी है जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रवाना होंगे संभल के लिए। कांग्रेस के जो सांसद है उत्तर प्रदेश के, तनुज पुनिया, उज्जवल रमन सिंह, इमरान मसूद, ये भी साथ में होंगे। हालांकि इमरान प्रतापगढ़ी के परिवार में किसी की तबीयत खराब है, वो नहीं जा पाएंगे, लेकिन आप देखिए कि मुट्ठी भर कार्यकर्ता ही फिलहाल अभी 10 जनपद के बाहर पहुंचे हैं। इंतजार हो रहा है और कार्यकर्ता आए, उसके बाद तकरीबन 9:30 बजे यहाँ से रवानगी होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के संजय कपूर हमारे साथ हैं। संजय जी, कब तक निकलेंगे, कौन कौन साथ जाएगा? और बहुत कम कार्यकर्ता यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। 10 बजे का कार्यक्रम है जाने का, और आज जिस उद्देश्य के साथ जा रहे हैं संभल में, मैं समझता हूँ इसमें ज़्यादा भीड़ की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से प्रशासन ने भी कहा ना, भीड़ को आमंत्रित किया गया है। प्रशासन ने तो मना किया है कि मत आइए आप 10 तारीख तक, मगर सच्चाई जानने के लिए 5 लोगों तक जाने का मैं प्रयास किया जाएगा। उसमें राहुल जी हैं, प्रियंका जी और 2 लोग, 3 अध्यक्ष जी और बीजेपी कह रही है राहुल गांधी सिर्फ टकराव चाहते हैं, ड्रामा करना चाहते हैं। वो क्या कारण है कि वो सबको जाने से रोक रहे हैं? हम ये बात सवाल पूछना चाहते हैं। अगर किसी के घर में कोई हादसा हुआ तो कांग्रेस के लोगों का एक फ़र्ज़ नहीं है कि जाके उनका हालचाल पूछे, उनकी जानकारी ले, किस कारण से इतना बड़ा हादसा हुआ। कितना जोश है कार्यकर्ताओं में, क्योंकि यहाँ तो बहुत कम कार्यकर्ता पहुँचे हैं अभी। जोश तो है ही है, उसके साथ साथ दुख भी है। 18 साल, 20 साल, 22 साल के युवाओं को गोली मार दी जा रही है। उनके परिवार के लोग तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। उनको सांत्वना देने के लिए अगर राहुल गांधी जी उनके घर जाएं, जो हमारी परंपरा है हिंदुस्तानियों की, तो वो उसको कह रहे हैं कि टकराव है। काहे का टकराव है भैया? टकराव तो आप लोग कर रहे हैं। वहाँ पर आप टीम भेज रहे हैं 2-2, 3-3 बार, उसके बाद में आप वहाँ पर एक मतलब बवंडर खड़ा कर रहे हैं, उस तरह से गोलियां चलवा दी बच्चों पर। तो ये आज जाने का विषय सिर्फ इतना है, राहुल जी और प्रियंका जी उनके परिवार को मिलें, उनका दुख दर्द में उनका साथ दें, उनको सांत्वना दें। तो देखिए, कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि यहाँ से वो गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे, अगर रोका जाएगा तो पुलिस से वो कहेंगे कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और 3 सांसद, सिर्फ 5 लोगों को जो पुलिस है उत्तर प्रदेश की वही लेकर परिवार के पीड़ितों से मिलवा दे। तो ये अभी फिलहाल रोड मैप तैयार किया है कांग्रेस ने। एक बार फिर मैं कैमरामैन गंगा से कहूँगा कि वो 10 जनपद की वो तस्वीरें दिखाएं कि तैयारियां पूरी हो रही हैं, गाड़ी आगे लग चुकी है। 9:30 से 10 बजे के बीच राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सांसद जो हैं वो निकलेंगे। संभवतः पहले कांग्रेस दफ्तर आए और यहाँ से फिर वो कूच करेंगे, लेकिन बार बार उनका यही कहना है कि हम कोई टकराव नहीं चाहते। राहुल, प्रियंका और सिर्फ 5 लोग, यूपी पुलिस अगर उनको ले जाना चाहे तो उनके साथ जाकर संभल में जो जिन लोगों जहाँ मौत हुई है, जहां डेथ हुई है, उनके परिवारजनों से मिलना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सियासत आज गर्म रहने वाली है, और खासकर दिल्ली और जो यूपी बॉर्डर है वहां काफी कुछ नजर आने वाला है। जी शुक्रिया कुमार, आपका, नजर आप बनाए रखें। और संभल के मुद्दे पर लोकसभा में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। जवाब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है, और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक, शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। अखिलेश यादव जी को इतना गहरा जख्म चुनाव के कारण से लगा है कि वो अपना जख्म सहलाते सहलाते संसद में खड़े होकर के बयान दे रहे हैं। अगर श्री राम जन्मभूमि का मामला माननीय न्यायालय की समझ चला गया होता, न्यायालय का आदेश नहीं हुआ होता, तो हम रामलला के भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन नहीं कर पा रहे होते।
कोर्ट के आदेश से अगर संभल में कोई कमीशन सर्वे के लिए गया तो श्री अखिलेश यादव जी को मिर्ची क्यों लग रही है? दूसरा, समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक जो दोनों सपा के हैं, वो अपने वर्चस्व की लड़ाई आपस में लड़ करके लोगों को पहले मारते हैं, फिर मुआवजा मांगते हैं, फिर प्रतिनिधिमंडल भेजते हैं। समाजवादी पार्टी अब बर्बाद करने में प्रदेश लगी, वो हम बर्बाद नहीं होने देंगे। वो दंगा प्रदेश बनाना चाहते हैं लेकिन नहीं बनाने देंगे। यहाँ सुशासन है, विकास है, दंगा मुक्त प्रदेश है, यह रहेगा। और इस बीच संभल हिंसा पर बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। फॉरेंसिक टीम को संभल से जो खोखा और मिसफायर कारतूस मिले हैं उनमें से कुछ पाकिस्तान में बने हैं। फॉरेंसिक टीम ने नालियों से 5 खोखा और 1 मिसफायर कारतूस बरामद किया। ये खोखे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हैं। सर्च ऑपरेशन में अफसरों की टीम को मौके से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 9 mm के 1 मिसफायर और 1 खोखा बरामद हुआ है। इसके अलावा 12 बोर के 2 खोखे और 32 बोर के 2 खोखे बरामद हुए हैं। 1 खोखा तो मेड इन यूएसए भी बरामद हुआ है। पुलिस की टीम अभी सर्च ऑपरेशन कर रही है। फॉरेंसिक टीम को हिंसा स्थल पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस के खोखे मिले हैं। यह खुलासा हिंसा में विदेशी हथियारों के उपयोग और बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। तो देखिए, इस बीच एक और खबर है कि संभल हिंसा की जांच एनआईए कर रही है। एनआईए कर सकती है। देखिए, ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट कि एनआईए इस संभल हिंसा की जांच कर सकती है। और सर्च के दौरान पाकिस्तानी कारतूस मिला है और सर्च में यूएस मेड कारतूस भी बरामद हुआ है। इस जांच में ये एंगल आने के बाद से अब ये भी जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि पूरे मामले की जांच एनआईए कर सकती है। इसमें एक POF 9 mm 68-26 लिखा हुआ एक फायर्ड केस मिला है, जो मतलब खोखा जिसको कहते हैं वो मिला है। एक FN स्टार बना हुआ एक फायर्ड नहीं कहेंगे, उसको मिस फायर कहेंगे क्योंकि उसके ऊपर स्ट्राइकर का निशान है, लेकिन शायद लगता है कॉक करते समय उसने निकाला है और वो फायर नहीं हुआ है। तो दूसरा राउंड फायर करने के लिए शायद उसको यूज किया गया हो उसके द्वारा, जो भी व्यक्ति जिसने भी इसको यूज किया है। एक 12 बोर का डायमीटर का ये एक लाल रंग का जिसके पेंदे पे लिखा है विंचेस्टर मेड इन यूएसए नंबर 12 सुपर, और बाकी जो पठनीय है इस तरीके की चीज है। एक और है जिसके पेंदे पे लिखा है स्पेशल 12 के, जो कि आगे का भी इसमें स्पष्ट है। एक पे KF 32SWL करके इस तरीके के। तो इस तरीके के कुल 6 फायर्ड केस या फिर मिस फायर वाले कार्ट्रिजेज आज इनको फॉरेंसिक टीम में चेकिंग के दौरान HHMD के साथ में मिले हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। जितेंद्र, इस पूरे मामले में अब तो एक नया एंगल आ गया, पाकिस्तान और अमेरिका से बने हथियार या कारतूस के इस्तेमाल का। क्या जानकारी मिल रही है और जो एनआईए ये जांच कर सकती है, इस बारे में क्या और अपडेट है? एनआईए कैसे इसमें शामिल हो सकती है इस जांच में? जी बिल्कुल, देखिए कल जिस वक्त तफ्तीश की जा रही थी इस पूरे मामले की, संभल हिंसा की, उस दौरान संभल में जिस जगह जो हिंसाग्रस्त इलाका था वहां पर नाली से इसके अलावा जो सड़क किनारे कुछ कारतूस बरामद हुए। 6 कारतूस थे जिसमें से कुछ POF यानी कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और इसके अलावा कुछ अमेरिकन कारतूस वहां से बरामद हुए जिनका इस्तेमाल हिंसा के दौरान किया गया। ऐसे में संभल के जो जिला प्रशासन है उसका कहना है कि जो ये कारतूस का विदेशी कनेक्शन है, जो पाकिस्तान कनेक्शन है, इसकी जांच एनआईए से करवाई जा सकती है। वो इसलिए क्योंकि जो संभल है उसमें इससे पहले भी कई टेरर मॉड्यूल बस्ट हुए हैं जिसकी जानकारी एनआईए को है। एनआईए लगातार संभल जैसी जगहों पर तफ्तीश करता है। तो ऐसे में इन कारतूसों का क्या पाकिस्तान कनेक्शन हो सकता है, जो दंगई पहुंचे थे उनका क्या कोई पाकिस्तान कनेक्शन है, इसको लेकर पूरे मामले की तफ्तीश एनआईए कर सकती है आने वाले वक्त में, जिसकी संतुष्टि राज्य सरकार की तरफ से की जा सकती है। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका इस अपडेट के लिए। और अब बात महाराष्ट्र की, तो मुंबई में थोड़ी देर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक है और बैठक में सीएम के नाम पर फैसला होगा और इसका ऐलान होगा। रूपाणी और निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में यह बैठक है। आज 10 बजे बीजेपी विधायक दल की यह बैठक है। सबकी निगाहें हैं विधायक दल की बैठक पर कि आखिरकार
क्या ऐलान होता है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस सीएम की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। अब इंतजार है सबको कि इस बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है, क्या ऐलान होता है इस बैठक के बाद से। और महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर सस्पेंस के बीच देवेंद्र फडणवीस ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुंबई में मुलाकात की। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। फडणवीस से पहले बीजेपी नेता गिरीश महाजन भी शिंदे से मिलने पहुंचे थे। नए सीएम के नाम का ऐलान आज हो सकता है। आज सुबह 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इसके बाद नए सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। मीटिंग में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल होंगे। सरकार गठन में हो रही देरी पर वार पलटवार भी जारी है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता बीजेपी और शिंदे को निशाने पर ले रहे हैं। ये कौन सा खेल चल रहा है आप बताइए। और एकनाथ शिंदे जो है वो जो आंख उठाकर देख रहे हैं ना, ये सब दिल्ली का खेल है। अजीत पवार भी दिल्ली में मौजूद है। अरे ये सब दिल्ली, महाराष्ट्र में जो एक चल रही है मरकट लीला वो सब दिल्ली चला रही है। डमरू बजा रहे हैं, दिल्ली से लोग नाच रहे हैं। देखो संजय राउत जी क्या कहते हैं, इसको महत्व मत दो। मैं आपको सही में कहता हूँ, मत महाराष्ट्र को आप अड़चन में लाओ। वो क्या, वो तो उनको पता तक नहीं है। 2004 में 15 दिन हुए थे शपथ विधि को, क्यों हुए? 2009 में 14 दिन हुए, क्यों हुए? तो मैं समझता हूँ कि ऐसे यानी बेतुकी बातों को लेकर महाराष्ट्र में टीवी चैनल का भी समय खराब करना, आपका भी समय खराब करना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। वो देखो ऐसा हो गया सिचुएशन महाराष्ट्र का, मजाक नहीं होती है पर दुख होता है कि इतना आपको जनादेश मिला है, आप उसका अनादर कर रहे हैं। बारात तैयार है, नाराज फूफा जी भी तैयार हैं, पर दूल्हा कौन है किसी को नहीं पता। ये पूरा माहौल बना हुआ है महाराष्ट्र में। और नाराज फूफा जी आप जानते हैं कौन है, जो 17 में बैठे थे, अब थाने में हैं, बुखार 105 डिग्री बुखार आया हुआ है। आप बारात तो समझ चुके हैं कि उनको अनाउंसमेंट कर दिया है कि 5 तारीख को होना है। गवर्नर को तो पता ही नहीं है, गवर्नर के पास किसी ने पेशगी भी नहीं किया कि हम सरकार बनाने की पोजीशन में हैं। कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, सीधे चलते हैं उनके पास। कुमार, सबसे बड़ी बात यह है कि वक्त बहुत कम है, तो आज ये तय माना जाए कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान है, हो जाएगा और अंदर खाने सब कुछ सेट हो गया है, सब कुछ फिट हो गया है। देखिए, जब तक कुछ कागजों पे ना हो जाए तब तक कहना मुश्किल है, क्योंकि पुरानी चीजें जो देखी गई है कि कौन होगा मुख्यमंत्री और किस तरीके से होगा, इसको लेकर बहुत उहापोह की स्थिति है। हालांकि अभी 10 बजे भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की मीटिंग है, महाराष्ट्र कोर ग्रुप की मीटिंग है विधानमंडल में और विधान भवन में। उसके बाद 10:30 बजे पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और वाणी, और फिर 11 बजे इस बैठक में यह तय कर लिया जाएगा कि महाराष्ट्र का कौन होगा नायक। लेकिन वही सवाल है कि नायक कौन होगा, इसके लिए देवेंद्र फ्रंट रनर हैं। कई सारी जगहों पर उनके पोस्टर्स लग रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पुराने इतिहास को अगर देखें तो ये समझ में नहीं आता है कि कुमार, कुछ तकनीकी वजहों से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। हम दोबारा लौटेंगे, नजर आप बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगली खबर का रुख कर रहे हैं। नोएडा में किसानों की महापंचायत, किसानों की गिरफ्तारी का विरोध, 30 से ज्यादा जगह पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। तो किसानों की महापंचायत है नोएडा में और इसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। किसानों की गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है, 30 से ज्यादा जगह पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। और अपनी मांगों को लेकर किसान दिल्ली कूच करने पर डटे हुए हैं और महामाया के पास से दिल्ली कूच करने की तैयारी है। आपको बता दें कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर ये किसान डटे हुए हैं। 4 तस्वीरें आप देखिए। गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। दलित प्रेरणा स्थल फिलहाल खाली कराया गया है। बीकेयू किसान महापंचायत यहां पर जमा है और नोएडा बॉर्डर पर पहुंचने का आह्वान किया गया है। किसानों की मांगे और उसको लेकर किसान फिलहाल अगली रणनीति पर विचार कर रहे हैं और दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर उन्हें रोकने की कोशिश भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन किसान रुकने को तैयार नहीं है। किसानों ने आज नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर धरने पर बैठने का ऐलान किया। दोपहर 12 बजे महामाया फ्लाईओवर पर हजारों की संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद है। कल दलित प्रेरणा स्थल पर धरना दे रहे किसानों को हटा दिया गया था। 168 किसानों की भी गिरफ्तारी की गई थी, जिसके विरोध में मुजफ्फरनगर में पंचायत की गई थी, जिसके बाद नोएडा में महापंचायत का निर्णय लिया गया।
और देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों की समस्या के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। तो कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह और टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने किसानों की मांग का समर्थन किया। ये हालात अगर खराब किए हैं, कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, मोदी जी ने उस हालात को सुधारा है। मोदी जी ने अगर किसान की फसल का खराबा होता है, प्रधानमंत्री बीमा योजना, फसल बीमा योजना के माध्यम से उसको पूरा मुआवजा देने का काम मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अगर हम देखें 2014 में जितने हेक्टेयर के ऊपर पानी लगता था, आज उससे 1.5 गुना ज़्यादा भूमि के ऊपर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बना करके, चाहे स्प्रिंकलर इरिगेशन है या ड्रिप इरिगेशन है, उसके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ज़्यादा क्षेत्रफल के ऊपर पानी लगा करके किसान की पैदावार करने का काम किया है। देखिए, निश्चित तौर से सरकार की बदनीयती झलकती है। सरकार ने पहले दिन से किसानों के साथ वादा खिलाफी की है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। राहुल गांधी जी सबसे पहले अगर कोई काम करेंगे, किसानों की एमएसपी को लागू करने का काम किया जाएगा। इस सरकार से हमको या किसानों को, अन्नदाता को कोई उम्मीद नहीं। बताए हैं कि किसानों के साथ समझौता होना चाहिए। सरकार को ये बताना चाहिए, क्योंकि अभी भी किसान संघर्ष के रास्ते पर है। वो चाहते हैं कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानूनी रिकॉग्निशन हो। तो सरकार ये सुने वाइस प्रेसिडेंट के बाद और किसान के साथ समझौता करे। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं और विवेक हमारे साथ चिल्ला बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पुनीत के पास चलते हैं। पुनीत, क्या रणनीति आज सुबह कैसी रही आंदोलनकारियों की? आगे वो क्या करने वाले हैं, चूंकि जमा तो यहीं पर हैं, महामाया फ्लाईओवर के पास? देखिए, जिस तरह से ग्रेटर नोएडा के 100 से ज़्यादा किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो इस गिरफ्तारी के बाद जो तमाम किसान हैं, उन सभी किसानों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी, और यही वजह है कि आज ग्रेटर नोएडा 0 पॉइंट पर एक बहुत बड़ी महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें राकेश टिकैत भी शामिल हो गए। इस वक्त यहाँ पंचायत की तैयारी शुरू हो गई है, तमाम किसानों का जुटना शुरू हो गया है। अब ये किसान इस महापंचायत में जो फैसला लिया जाएगा, उसी के हिसाब से आगे की रणनीति होंगी। कई मुख्य बिंदु हैं इसमें। जेल भरो आंदोलन भी हो सकता है, डीएम आवास की तरफ इनका कूच भी हो सकता है, और दिल्ली की तरफ भी ये लोग कूच पर जा सकते हैं, जैसा इस महापंचायत में डिसाइड होगा। ये बताइए कि अब आप लोग आज महापंचायत करने जा रहे हैं, कौन कौन शामिल हो रहा है और आगे का क्या कदम आप लोग मुख्य उठाएंगे? इसमें किसानों के मसीहा चौधरी राकेश टिकैत जी आ रहे हैं पंचायत में, और नरेश टिकैत जी आ रहे हैं, और बाकी पूरे क्षेत्र से जो संयुक्त मोर्चे का जो संगठन है, जिनसे सभी संगठनों के लोग, वो सभी यहाँ पहुँच रहे हैं। और इस जो कल गिरफ्तारी हुई है, उसे देखते हुए जो आक्रोश क्षेत्र के किसानों में, वो सभी किसान यहाँ मौजूद होंगे इस महापंचायत में। और आगे की रणनीति जो भी टिकैत साहब या जो संयुक्त मोर्चे की होगी, वो इसी पे करेंगे। चाहे डीएम घेरना हो, या आपका कलेक्ट्रेट घेरनी हो, या आपका यहाँ पे जो जेल बनी हुई है, जिसमें जेल में हमारे आंदोलनकारी बंद है, उसे घेरने का काम हो, या दिल्ली जाने का, जो भी महापंचायत में निर्णय होगा उसी पे अमल करेंगे, और सभी एक साथ जुट होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन करके ये बताइए, गिरफ्तारी की गई है, आप लोगों की जो मांग है, जब तक क्या मांग नहीं मानी जाती घर जाएंगे, या अभी आंदोलन चलता रहेगा? नहीं, हम इस शपथ के साथ ही घरों से निकले हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, हम वापस नहीं जाएंगे। और ये आज की जो पंचायत है, सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ है, और ना हम अपने साथियों को जेल से छुड़ाने के लिए पंचायत कर रहे हैं। हम तो इस बात के लिए, क्योंकि हमें पता है कि ये लाठियाँ, ये जेल जाना, ये हमारे श्रृंगार हैं आंदोलनकारियों के। हम तो खुद ये कहने के लिए पंचायत कर रहे हैं कि हम भी आज जेल जाएंगे। आपकी जेल कितनी बड़ी है, और फिर वो जिला स्तर पे हर जिले में वो जेल भरो आंदोलन चलेगा। आप भरिए जेलों से भाई किसानों को। कल चेहरा जो जारी रख सकते हैं, और हम चिल्ला बॉर्डर का रुख करते हैं, विवेक के पास चलते हैं। विवेक, हमने किसानों की बातचीत सुन ली। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या होगी आम लोगों की, क्योंकि ट्रैफिक जैम देखने को मिलेगा इस आंदोलन प्रदर्शन की वजह से।
देखिए तकरीबन 12 बजे के आसपास जो किसान नाराज हैं गिरफ्तारी से वो यहाँ पर आ सकते हैं, यानी कि महामाया फ्लाईओवर के ठीक नीचे इकट्ठे हो सकते हैं। और इसी को देखते हैं एहतियात के तौर पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस को तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मेरे ठीक सामने आपको यूपी पुलिस के जवान तैनात नजर आएंगे। ये वो जगह है जहाँ पे किसानों ने इकट्ठे होकर आगे जाने का प्लान किया है। उनका कहना है कि वो यहाँ पर आकर प्रदर्शन करेंगे और ऐसे में जाम की समस्या उत्पन्न ना हो उसको देखते हुए यहाँ पे व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर देखने को मिल रही है, यानी कि चिल्ला बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी व्यवस्था जो है वो कड़ी की गई है। लोगों को दिक्कत ना हो, जाम की समस्या उत्पन्न ना हो, उसके चलते व्यापक इंतजाम ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे की मदद से भी जगह जगह पर निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि सोमवार को जिस तरह से किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था तो उस वक्त देखा गया था कि लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा था, काफ़ी दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ी थी। ऐसे में दोबारा इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसी के चलते ये इंतजाम किए गए हैं। देख सकते हैं कि एडिशनल डीसीपी जो है वो नोएडा के वो यहाँ पे मौजूद है, अन्य इंस्पेक्टर जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो ये लोग यहाँ पे बारीकी से नज़र रखने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से कल धरने पर बैठे किसानों को गिरफ्तार किया गया था उससे किसान नाराज है और उसी गुस्से को जाहिर करने के लिए आज महामाया फ्लाईओवर पर किसान करीब 12 बजे इकट्ठे हो सकते हैं और यहाँ पर जाम की समस्या उत्पन्न हो सकती है। हालांकि अभी स्थिति सामान्य है, लेकिन अगर यहाँ पे किसान आते हैं तो यहाँ पर जो भी सिचुएशन होगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं कि सीनियर अधिकारी लगातार जो अपने यहाँ पे जूनियर ऑफिसर्स हैं उन्हें ब्रीफ करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। और इसी तरह की तस्वीरें नोएडा के जगह जगह पर देखने को मिल रही है, जहाँ पर बैरिकेडिंग बाकायदा पुलिस के द्वारा की गई है। ये वो रास्ता है जो कि नोएडा को दिल्ली से जोड़ता है और काफी तादाद में लोग यहाँ से सफर करते हैं। सुबह का वक्त है, यहाँ पे काफी बिल्कुल लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। सुबह का वक्त, दफ्तर का वक्त, काम पर जाने का समय, लेकिन इस वक्त वहां पर खासी परेशानी हो रही है। उसका रुख करना होगा हमें। सुखबीर बादल पर गोली चली, ये बड़ी जानकारी। हमले में बाल बाल बचे सुखबीर सिंह बादल, ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की अमृतसर से आ रही है। सुखबीर सिंह बादल पर गोली चली है। आपको याद होगा कि अकाल तख्त की तरफ से उनको लेकर निर्णय दिया गया था, सेवा का निर्णय दिया गया था और वो अमृतसर में गोल्डन टेंपल यानी स्वर्ण मंदिर में लगातार सेवा के लिए जाने वाले थे। लेकिन अभी जो जानकारी सामने आ रही है, देखिए सुखबीर सिंह बादल पर गोली चली है और यह भी जानकारी आ रही है कि हमलावर को पुलिस ने पकड़ लिया है। यह भी जानकारी सामने आ रही है। यह देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त की। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला, गोली चलाई गई है और हमलावर को पकड़ लिया गया है। हमारे साथ इस वक्त मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या अपडेट है, क्या जानकारी मिल रही है, किसने चलाई ये गोली? देखिए, सुखबीर सिंह बादल आज सुबह स्वर्ण मंदिर परिसर में जब एंटर हो रहे थे, उनको धार्मिक सजा दी गई है श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से और वो अपनी सजा का जो दूसरा दिन था, जो कि उनको स्वर्ण मंदिर परिसर में सेवा करते हुए बिताना था वक्त, उसके लिए जब वो एंटर हो रहे थे तब उनके ऊपर एक अज्ञात व्यक्ति ने फायरिंग की है। हालांकि उनकी सिक्योरिटी के लोग साथ में मौजूद थे, उन्होंने इमीडिएटली इस जो व्यक्ति था उसको काबू कर लिया और वहां पर पुलिसकर्मी भी थे सादी वर्दी में, उन्होंने भी इस व्यक्ति को काबू कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन माना ही जा रहा है कि जो सुखबीर बादल को श्री अकाल तख्त साहिब के द्वारा सजा सुनाई गई और सुखबीर बादल ने अपने डिप्टी सीएम के पद पर रहते हुए अपने गुनाहों को कबूला है, उससे इस पूरे मामले को जोड़कर अब तक शुरुआती जांच में देखा जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये बहुत ही अपने आप में चौंकाने वाली बात लग रही है, क्योंकि सुरक्षा भी होती है, वहां पर बहुत सारे लोग भी थे, क्योंकि कल से ही अगर देखा जाए इस सेवा की जो प्रक्रिया थी वो शुरू होनी थी। ऐसे में ये जो घटना हुई है इसको लेकर क्या ये नहीं कहा जा सकता कि एक सिक्योरिटी लैप्स भी है, ये जानते हुए कि यहां पर सुखबीर सिंह बादल रहेंगे, मौजूद रहेंगे, सेवा करेंगे, अपनी सजा काटेंगे? देखिए, सुरक्षा में चूक सीधे तौर पर है और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर सुखबीर बादल को बतौर सेवादार बैठने के लिए कहा गया था, वहां पर वो कल भी बैठे थे, तो इस व्यक्ति को अच्छे से पता था कि सुखबीर बादल किस वक्त कहां पर आकर बैठेंगे और उनको सेवादार की वर्दी में हाथ में बर्छा लेकर बैठने की जो धार्मिक सजा सुनाई गई थी कि 1 घंटे तक वो 2 दिन के लिए बैठेंगे स्वर्ण मंदिर परिसर में, तो आज भी वो वही स्वर्ण मंदिर के एंट्रेंस पर इसी तरह से आकर बैठ गए थे। लेकिन उस दौरान ये पूरी घटना हुई है, तो बिल्कुल सुरक्षा में चूक है। लेकिन जहां ये घटना हुई है वहां पर आमतौर पर वर्दी में पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं होती है, सादी वर्दी में पुलिसकर्मी वहां पर तैनात रहते हैं। जी मोहित, जो आरोपी पकड़ा गया है, जिस शख्स ने फायरिंग की है, उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? कौन है वो, क्यों की गई फायरिंग? देखिए, अब तक उस व्यक्ति के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है शुरुआती जांच में कि हो सकता है कि ये व्यक्ति जिस तरह से सुखबीर बादल ने
अपने डिप्टी सीएम के पद पर रहते हुए उन्होंने जो फैसले लिए थे उसको लेकर उन्होंने अपना गुनाह कबूला, सिख पंथ के खिलाफ फैसले लिए थे, ये बात उन्होंने मानी, तो उससे कहीं व्यक्ति नाराज तो नहीं था। ठीक है मोहित, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। देखिए ये नया और ताजा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे एक व्यक्ति नीली पगड़ी में आता है और उसके बाद सुखबीर बादल पर फायरिंग करता है, अफरा तफरी मच जाती है और वहां जो सुरक्षाकर्मी रहते हैं फौरन उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। देखिए उस समय का पूरा वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं, कैसे सुखबीर बादल जो कि गोल्डन टेम्पल के बाहर बैठे हुए थे सेवा में, और उसी दौरान एक व्यक्ति आता है और फायरिंग करके चला जाता है। जानलेवा हमला हुआ है पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर, और यही वो वीडियो है उस दौरान का जब सुखबीर बादल पर गोली चली। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੀ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਿੰਟੀ ਸਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਅੰਦਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵਾਚ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਨਰਿਆਣਾ ਚੌੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨੇ ਏਡੀਸੀਪੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। तो साफ नजर आ रहा है, देखिए तस्वीरें कैसे एक शख्स बादल के करीब आता है, फिर अपनी कमर में लगी पिस्तौल को निकालता है, लेकिन तब तक वहां पर जो लोग मौजूद थे वो उसे पकड़ लेते हैं। हवा में जरूर वो गोली चल जाती है लेकिन तब तक उसे पकड़ लिया जाता है। ये साफ इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। ये देखिए ये शख्स आगे बढ़ता है, पिस्तौल निकालता है और फिर वो फायर करने की कोशिश करता है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ये एक बड़ी लापरवाही नहीं है। और ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਸੋਨੂੰ ਜੀ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਆ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਫਰਾਰ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਫਿਰ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਫਰਾਰ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ? ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਲ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇ? ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਜੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਰਡਰ ਕਰਾਏ, ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾਏ, ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। तो देखिए सवाल कई सारे उठा रहे हैं वहां पर सुखबीर सिंह बादल के समर्थक और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, ये एक षड्यंत्र है। वो उन्होंने कहा कि सुखबीर सिंह बादल की जान लेने का ये षड्यंत्र, इस पर पूरी जांच होनी चाहिए, पुलिस को इस पर जवाब देना चाहिए। तो तस्वीरें हम एक बार आपको फिर से दिखाते हैं, हुआ क्या है ये देखिए। ये बिग वॉल पर हम ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, इसको समझिए। ये शख्स जो आपको नजर आया, ये देखिए आहिस्ता से बढ़ता है बादल की तरफ और अपनी कमर में जो पिस्तौल लगी होती है उसको निकालता है, लेकिन इसके पहले कि वो
सुखबीर सिंह बादल की तरफ वो बंदूक तान पाता, पिस्तौल तान पाता, वहां पर जो मौजूद एक शख्स था उसने दबोचा उसको और इस तरीके से बादल की जान बच गई। फिर से ये देखिए वीडियो, ये आपको नजर आ रहा होगा वो शख्स जो यहां पर सीधे तौर पर बादल की तरफ बढ़ता ही नजर आ रहा है। बहुत कुछ सामान्य था, बहुत कुछ नॉर्मल था। तो तस्वीरें हम एक बार आपको फिर से दिखाते हैं, हुआ क्या है ये देखिए। ये बिग वॉल पर हम ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, इसको समझिए। ये शख्स जो आपको नजर आ रहा है, ये देखिए आहिस्ता से बढ़ता है बादल की तरफ और अपनी कमर में जो पिस्तौल लगी होती है उसको निकालता है। लेकिन इसके पहले कि वो सुखबीर सिंह बादल की तरफ वो बंदूक तान पाता, पिस्तौल तान पाता, वहां पर जो मौजूद एक शख्स था उसने दबोचा उसको और इस तरीके से बादल की जान बच गई। फिर से ये देखिए वीडियो, ये आपको नजर आ रहा होगा वो शख्स जो यहां पर सीधे तौर पर बादल की तरफ बढ़ता ही नजर आ रहा है। बहुत कुछ सामान्य था, बहुत कुछ नॉर्मल था। लोग आगे बढ़ रहे थे और अब वहां पर प्रार्थना के लिए जा रहे थे। मीडिया का बड़ा हुजूम था, आप देखिए पीछे सिक्योरिटी भी है, लेकिन इन सब के बावजूद बहुत आसानी से वो शख्स बादल की तरफ बढ़ता जा रहा है। बादल आपको बीच में बैठे नजर आ रहे होंगे, एक बार फिर से हम तस्वीर देखिए। ये देखिए बादल बीच में बैठे हुए हैं, वो अपनी जो सजा उनको मिली है उसके तहत तो यहां पर ये बैठे थे। दूसरा दिन था जो उनको एक सेवादार के तौर पर बैठे रहना था, लेकिन ये शख्स आगे बढ़ता है, पिस्तौल निकालता है और सीधे फायर करने की कोशिश करता है। ये अपने आप में बड़ी घटना है और इसीलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि सिक्योरिटी में क्या ये बड़ी चूक नहीं है तब, जबकि सब पहले से ही तय था, कल से ही ये सारी चीजें सबको पता थी और बहुत ही आसानी से वो शख्स आगे बढ़ रहा था, बहुत करीब था, बहुत नजदीक था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन आप देखिए कि वहां पर मौजूद एक शख्स की सतर्कता की वजह से सुखबीर सिंह बादल की जान बची है। सीधे तौर पर उसने उस व्यक्ति को दबोचा, उसके हाथ से पिस्तौल छीनी और तब तक बाकी लोग भी आ गए। आप देखिए कि मीडिया का कैमरा वहां पर लगा हुआ था, सारी मीडिया वहां पर मौजूद थी और मीडिया के सामने ही इस बड़ी वारदात को अंजाम देने की ये कोशिश की गई। हमारे साथ मोहित जुड़े हुए हैं। मोहित, यही सवाल देखिए, वहां पर जो लोग मौजूद हैं बादल की पार्टी के, उनके समर्थक, उनके नेता, वो यही पूछ रहे हैं कि ये क्या बड़ा षड्यंत्र था? सवाल पुलिस से होना चाहिए। इतनी आसानी से गोल्डन टेम्पल के पास हथियार लेकर, असलहा लेकर इतने करीब सुखबीर सिंह बादल के कोई कैसे पहुंच गया, वो भी फुल मीडिया व्यू में? देखिए, सुखबीर बादल के साथ वहां पर अन्य जो उनकी पार्टी के नेता हैं उनको भी धार्मिक सजा मिली हुई है, वो लोग भी वहां पर मौजूद थे। और जब ये सब कुछ हुआ तो उस दौरान कुछ ही सुखबीर बादल के जो पर्सनल सिक्योरिटी जो ऑफिसर्स वहां पे थे, उनमें से एक ने ही इसको काबू किया है व्यक्ति को। और अकाली दल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये व्यक्ति डेरा बाबा नानक का रहने वाला है और उसकी पहचान भी बताई जा रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी कोई भी कंफर्मेशन इस मामले को लेकर नहीं आया, लेकिन सुखबीर बादल ने वहां पर आना था। इसके मद्देनजर सुरक्षा के वहां पर कोई खास बंदोबस्त दिखाई नहीं दिए, इसी वजह से हथियार लेकर एक व्यक्ति उनके नजदीक इतने नजदीक पहुंच गया और उसको पता था कि सुखबीर बादल सुबह 9 से 10 बजे का जो 1 घंटे का वक्त है उसमें वो धार्मिक सजा काटने के लिए स्वर्ण मंदिर की एंट्रेंस पे बतौर सेवादार तैनात रहेंगे। उनको ये धार्मिक सजा सुनाई गई है, उसको ये पूरे घटनाक्रम का पता था और इसी का फायदा उठाकर ही उसने इस वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया है। लेकिन ये भी बहुत हैरान करने वाली बात है कि इतने नजदीक पहुंच गया असलहा लेकर और सुरक्षा कर्मी कहीं, मुझे बीच में भी इन तस्वीरों में देखिए बीच में नजर नहीं आ रहे। हाँ, कुछ पीछे तो जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है कि कोई भी सिक्योरिटी गार्ड चेक न करे, वो इतने करीब पहुंच जाए? ये तो एक शख्स की मुस्तैदी का नतीजा है कि सुखबीर सिंह बादल की जान बच गई। देखिए, सुखबीर बादल को पंजाब सरकार और केंद्र सरकार से सुरक्षा कवर मिला हुआ है, लेकिन जहां ये घटनाक्रम हुआ वहां मैं आपको बता रहा था कि वहां पर वर्दी के अंदर जो जितने भी सुरक्षा कर्मी या पुलिसकर्मी होते हैं वो वहां पर तैनात नहीं होते हैं। सादी वर्दी के अंदर ही पुलिस कर्मियों को वहां पर तैनाती की परमिशन है, क्योंकि ये सब कुछ स्वर्ण मंदिर परिसर के बिल्कुल एंट्रेंस गेट पर हुआ है, तो वहां पर आमतौर पर पुलिसकर्मी नहीं जाते हैं, लेकिन सादी वर्दी में पुलिसकर्मी वहां पर तैनात रहते हैं। आप सुखबीर बादल के आसपास भी जो लोग देख रहे हैं उनमें उनके कुछ सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, लेकिन वो सादे कपड़ों में वहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये जो इस व्यक्ति को पता था कि वहां पर सुरक्षा कर्मी भी काफी कम होंगे, जब सुखबीर बादल वहां पर बैठकर सेवादारी कर रहे होंगे तब उनके ऊपर हमला करना आसान होगा, इस व्यक्ति को पता था और उसने इसी बात का फायदा उठाकर इस घटना को अंजाम दिया है। इस जिस व्यक्ति को पकड़ा गया, एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे इसके बारे में अभी तक क्या जानकारी मिली है, कहां ले गई है इसे पुलिस और क्या पूछताछ चल रही है इससे? कुछ जानकारी दर्शकों को आप बता पाएं। देखिए, इस व्यक्ति को नजदीकी पुलिस थाने ले जाया गया है जहां पर इस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से इस मामले पर कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। हालांकि जो शिरोमणि अकाली दल के अन्य नेता वहां पर मौजूद थे, उनका दावा है कि ये व्यक्ति
डेरा बाबा नानक इलाका जो कि गुरदासपुर में पड़ता है, वहां का रहने वाला है। उस व्यक्ति की पहचान को लेकर भी वो दावा कर रहे हैं, लेकिन अब तक पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं दिया गया है। और जो अकाल तख्त की तरफ से सजा दी गई है सुखबीर सिंह बादल को, धार्मिक जो सजा दी गई है सेवादार के तौर पर, तो अब इस घटना के बाद उस पर क्या कोई असर पड़ेगा? क्योंकि सामान्य तौर पर जैसे वो इस सेवादार की भूमिका में यहां मौजूद थे और इस घटना के बाद से वो उनका वहां ऐसे रहना सुरक्षित तो नहीं माना जा सकता। देखिए, अभी सुखबीर बादल को और भी 4 जो बड़े जो सिखों के पवित्र गुरुद्वारे हैं, जो गुरुधाम है, वहां पर इसी तरह से सेवादार की ड्यूटी करनी है। इसलिए अब उनकी सुरक्षा पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अकाल तख्त साहिब की तरफ से उनको सजा सुनाई गई है, तो सजा तो उनको पूरी करनी होगी और ये धार्मिक सजा है जिसका उनको पालन करना होगा। लेकिन ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जिन जगहों पर उनकी तैनाती होगी वहां पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी नहीं मौजूद रह सकते, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर अब पंजाब पुलिस को रिव्यू करना होगा कि इस तरह की घटना फिर से ना हो, क्योंकि इस तरह से इतने बड़े नेता के ऊपर अगर हमला हो जाता है, खुलेआम फायरिंग की कोशिश होती है, तो ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, ये सारे सवाल अब हैं। और देखिए, मोहित हमारे साथ बने हुए हैं। जैसा कि मोहित बता रहे थे कि सादी वर्दी में वहां पर सुरक्षाकर्मी मौजूद जरूर थे, लेकिन फिर भी ये शख्स बेहद करीब पहुंच जाता सुखबीर सिंह बादल के। अभी ये जो धार्मिक सजा है ये अभी और लंबी चलनी है और अलग अलग गुरुद्वारों में सेवादार के तौर पर उनको अपनी ये सजा काटनी है। अब ऐसे में सुरक्षा का भी सवाल है और सजा भी पूरी करनी है। फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से निशाना बनाने की कोशिश की गई सुखबीर सिंह बादल को। जी हाँ, TV9 भारतवर्ष पर हमारे जो दर्शक अभी अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, स्वर्ण मंदिर में सुखबीर बादल पर जानलेवा हमला हुआ है और ये तस्वीरें सामने आई हैं। हम सबको ये पता है कि अकाल तख्त ने सिख धर्म की धार्मिक संहिता के हिसाब से सुखबीर बादल को तनख्वाह घोषित किया है और बतौर सेवादार उन्हें काम करने की सजा मिली हुई है। स्वर्ण मंदिर के जो एंट्रेंस गेट पर तैनाती उनकी की गई है सेवादार के तौर पर और वहीं पर उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। बेअदबी मामले में सुखबीर बादल से नाराज था वो शख्स जिसने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है। नरेंद्र सिंह चौरा इसका नाम बताया जा रहा है, हमलावर का नाम जी हां सामने आ चुका है। नरेंद्र सिंह चौरा नाम का यह शख्स जिसने पिस्टल से 2 गोलियां दागी हैं, लेकिन राहत की बात यह रही कि गोली सुखबीर बादल को लगी नहीं। गोल्डन टेंपल के ठीक बाहर सुखबीर बादल जहां पर बतौर सेवादार सजा काट रहे थे उन पर हमला किया गया है। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, इस वक्त जानकारी हमलावर के बारे में यह आ रही है कि नरेंद्र सिंह चौरा इसका नाम है, और क्या पता चल पाया इसके बारे में? देखिए, शिरोमणि अकाली दल के जो नेता मौजूद थे, क्योंकि सुखबीर बादल के साथ 17 और शिरोमणि अकाली दल के नेता है जो कि पूर्व की अकाली सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उनको भी धार्मिक सजा दी गई है। तो उनमें से कुछ लोगों ने इसको पहचान लिया और उनका दावा है कि ये जो व्यक्ति है वो नरेंद्र सिंह चौरा है, जो कि डेरा बाबा नानक जो गुरदासपुर का विधानसभा क्षेत्र है वहां का रहने वाला है और उसने इस घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि कल भी ये व्यक्ति जब सुखबीर बादल अपनी ड्यूटी वहां पर दे रहे थे बतौर सेवादार, तो वहां पर घूम रहा था, रेकी कर रहा था और आज उसने इस घटना को अंजाम दिया है। तो ये हालांकि दावा शिरोमणि अकाली दल की तरफ से किया गया है, पंजाब पुलिस की तरफ से इसकी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद थे वो इस व्यक्ति को पहचानने का दावा कर रहे हैं। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमें दे रहे हैं अहम जानकारी। सुखबीर बादल, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें जो हैं ये अपने आप में बहुत अहम हैं, क्योंकि किस तरह से इस शूटआउट को अंजाम दिया गया है स्वर्ण मंदिर के एंट्रेंस गेट के बाहर ही ये सब कुछ हुआ। ये देखिए स्वर्ण मंदिर का एंट्रेंस गेट, जहां पर बतौर सेवादार सुखबीर बादल यहां पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पैर में चोट है, पैर में फ्रैक्चर है, इस वजह से उन्हें व्हील चेयर पर बैठकर बतौर सेवादार ये सजा काटने का हुक्म सुनाया गया है। अकाल तख्त की तरफ से उन्हें तनख्वाह घोषित किया गया है। ये देखिए तस्वीरें, सुबह 9 से 10 बजे का वक्त सुखबीर बादल के लिए मुकर्रर किया गया है। यानी हमलावर को यह बात पता थी कि 9 बजे से लेकर 10 बजे तक सुखबीर बादल स्वर्ण मंदिर के एंट्रेंस गेट पर बतौर सेवादार सजा काटते मिलेंगे, और यही वजह है कि नरेंद्र सिंह चौरा ने यह वक्त चुना और हमलावर ने अपनी पिस्टल से फायरिंग की है। यह देखिए तस्वीरें, इसमें हमलावर गोलियां दागता हुआ बिल्कुल कैद हुआ है और इन तस्वीरों में हमें यह नजर आ रहा है कि कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और
इस वजह से सुखबीर बादल की जान बच गई। ये देखिए, हमलावर इस लाल घेरे में आपको बहुत ही क्लियरली नजर आएगा। नरेंद्र सिंह चौरा इसका नाम बताया जा रहा है। ये देखिए, ये काली पगड़ वाला शख्स नरेंद्र सिंह चौरा, ये पिस्टल निकालता है और जैसे ही ये पिस्टल निकालता है उसी वक्त वहां पर कुछ लोग इसे पकड़ लेते हैं और सुखबीर बादल की जान बच जाती है। लेकिन अब पता यह चला है कि ये सुरक्षा गार्ड्स थे जो कि सुखबीर बादल की सुरक्षा में तैनात किए गए थे सादी वर्दी में। उनके चौकन्ना रहने की वजह से बाल बाल सुखबीर बादल इस हमले में बचे हैं। तो ये बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने हैं, हमलावर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। नरेंद्र सिंह चौरा के बारे में और क्या डिटेल मिल पाई है ये बताएंगे हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा। मोहित, और क्या पता चल पाया है और पूछताछ में इस गोली कांड के पीछे की वजह क्या सामने आई है, मोटिव क्या था हमलावर का? देखिए, अभी इस व्यक्ति से पूछताछ हो रही है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल के नेता दावा कर रहे हैं कि ये डेरा बाबा नानक के एक कांग्रेस नेता का भाई है। ये दावा उनकी तरफ से किया गया है। हालांकि इसकी पुष्टि पंजाब पुलिस की तरफ से होना अभी बाकी है और लगातार जो जैसे ही आसपास जो पंजाब पुलिस की टीमें तैनात थी वो इस व्यक्ति को पकड़कर नजदीकी थाने ले गई हैं और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। और जानकारी मोहित जरा यह भी दीजिए कि क्योंकि अकाल तख्त ने तनखैया घोषित किया सुखबीर बादल को, और ये जो टाइमिंग है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9 से 10 सुबह का ये वक्त जब बतौर सेवादार एंट्रेंस गेट पर तैनाती होती है सुखबीर बादल की और बतौर सेवादार उन्हें सजा काटनी होती है, उसी समय का चुनाव किया गया है। मोहित, बने रहिएगा आप हमारे साथ, ये बड़ी खबर है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।